नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में, यानी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन अगर आपका सब्जेक्ट है और आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेजर में शिक्षा शास्त्र आप पढ़ रहे हैं या माइनर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, माइनर में अगर शिक्षा शास्त्र है, या फिर आप बीए में है और मेजर में शिक्षा शास्त्र है, तो आपको यही पढ़ना पड़ता है। तो उसी से बनने वाले में टॉप 100 यानी कि 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको जानना होता है। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, पहला प्रश्न आ चुका है। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित शिक्षा दर्शन की देन है। किस शिक्षा दर्शन की देन है बाल केंद्रित शिक्षा? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या साम्यवाद? तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए तो ये प्रकृतिवादियों का देन है। नेचुरलिज्म वाले जो क्षेत्र हैं या जो प्रकृतिवादी विचारक है, मैंने आपको बता दिया प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद क्या होता है। प्रकृतिवाद में केवल प्रकृति को ही सब कुछ माना जाता है, ठीक है, उसमें जो है और कुछ चीज़ों को नहीं माना जाता है। तो प्रकृतिवाद जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करता है। अगला प्रश्न, जॉन डीबी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीबी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। प्रगतिशील विद्यालय जो है एक लैब विद्यालय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण का होता है अंग्रेजी में सोशल स्ट्राटिफिकेशन। इसमें समाज को उच्चता से निम्नता के क्रम में विभाजित किया जाता है। एक स्तर फिक्स किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति का, एक लेबल होता है। तो वही लेबल की कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन किससे नीचा है, कौन किसकी बात मानेगा, कौन किसकी बात सुनेगा, इसी सब चीज़ों का एक क्रमबद्ध विभाजन ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं होती हैं कौन सी? एक चेतन प्रक्रिया है, बिल्कुल चेतन प्रक्रिया है। एक सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी होती सभी में आपको देखने को मिलती है। समाज का विभाजन भी होता है उच्चता से निम्नता के क्रम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिन बच्चों ने उपरोक्त सभी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं, मैं फिर से बता दूं, ये पिछले 2022, 2023, 2024 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण आर्थिक कारक है। किसने कहा था? सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण आर्थिक कारक है, इसको किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण आर्थिक कारक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा महत्वपूर्ण है संस्कृति के विकास और उसकी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, संस्कृति जो होती है जिसको अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, उसका हस्तांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। उसके लिए शिक्षा का जरूरत पड़ता है। शिक्षा के द्वारा ही संस्कृतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। तो संस्कृति का विकास और उसकी सुरक्षा के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। नागरिक के विकास के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। और जनतांत्रिक मूल्य यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य के विकास के लिए, डेवलप के लिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो जनता तक कैसे पहुंचेंगी? तो जनता शिक्षित होगी तभी अपने वैल्यूज़ को, अपने अधिकारों को समझ पाएगी, अपने मूल्यों को जान पाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र होती है। कैसी होती है बेटा? तीव्र प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, विद्यालय को समानतया समझा जाता है। विद्यालय को समानतया समझा जाता है, सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली के रूप में समझा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? सामाजिक परिवर्तन में रूढ़वादिता जो होती बाधा उत्पन्न करती है। बाकी विज्ञान, भाषा और दूरदर्शन ये सामाजिक परिवर्तन को एक प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, पक्ष के में रहते हैं, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। भाषा, विज्ञान, दूरदर्शन सब यही बताते हैं। लेकिन रूढ़वादिता जो होती है वो कहीं ना कहीं पे सामाजिक परिवर्तन में एक बाधा उत्पन्न करती है।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अपने प्रारंभिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है, यह कथन किसका है? मतलब ये कथन बताएं। आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा कहाँ पर मिलती है? औपचारिक शिक्षा जो होती है हमको विद्यालयों में मिलती है, स्कूल कॉलेज में औपचारिक शिक्षा मिलती है। औपचारिक माने होता है फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जैसे कक्षा 1 में पढ़ें, फिर पेपर होगा, फिर 2 में पढ़ेंगे, 40 मिनट का पीरियड होगा, एक एक स्कूल होगा, वहाँ पर आप जाएंगे, एक ड्रेस कोड होगा, ये सब एक व्यवस्थित एक नियम के तहत चीज़ें पढ़ते हैं। और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, कहीं पर भी उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते कहीं पर भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, समुदाय आता है। समुदाय किस में आता है? समुदाय जो होता है अनौपचारिक अभिकरण, शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण होता है समुदाय, कम्युनिटी। ठीक है, जैसे गांव एक समुदाय होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एनई, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एनई जिसको कहते हैं, ठीक है, नेशनल एजुकेशन, एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बताएं ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बेटा कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर, परीक्षा में सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने क्षेत्रीय कॉलेज हैं? आरसीई, आरसीई को क्षेत्रीय कॉलेज कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रीजनल कॉलेज फॉर एजुकेशन, ठीक है, क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, तो आरसीए कहते हैं इसको। 1963 में इसकी स्थापना होती है आरसीए की, क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की। इनकी संख्या 4 है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर करी गई थी? तो सरदार समिति की सिफारिश पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना करी गई थी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? तो इसको संवैधानिक स्तर मिला था बेटा 1993 में, इसको संवैधानिक स्तर मिला एनसीटीई को। ये टीचर के एजुकेशन से संबंधित, टीचर को सिखाती कि कैसे पढ़ाना होता है बच्चों को। एक वैधानिक निकाय जो बना था, ये 17 अगस्त 1950 में वैधानिक निकाय बनता है, लेकिन संवैधानिक स्तर इसको 1993 में ही प्राप्त हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब विघटित किया गया? इसको विघटित कब किया गया था बेटा? देखें 1935 में इसको विघटित किया गया है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को, और स्थापना कब हुई थी? 1921 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो इसका स्थापना पूछेगा तो 21 लगाएंगे, 1921 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना होती है। लेकिन विघटन पूछा गया है, तो विघटन कब हुआ? विघटन 1935 में हुआ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जिसका विघटन 1935 में हो गया, उसको किस समिति की सिफारिश पर दोबारा से स्थापना करी गई थी? तो हारटांग समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं, ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? AICEE। ठीक है, ये कहते हैं इसको अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद को। क्लियर, इसकी स्थापना पूछी गई है 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है परीक्षा में, बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना कब हुई? बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना 1956 में हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय विद्यालय जो है संगठन केबीएस की स्थापना कब हुई है? 1963-64 में केबीएस की स्थापना हुई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की। अगला क्वेश्चन से, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई जिसको कहते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, इसकी स्थापना कब हुई है? 1952 में इसकी स्थापना हुई है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन, दोबारा से इसका गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात की जाए तो इसका पुनर्गठन 1958 में किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया। पंजीकृत माने होता है उसको लिखा पढ़ा गया, तो 28 फरवरी 1986 को इसको पंजीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? बताएं। पीने के पानी के लिए जो है सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही लिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है, इसको बी आर अम्बेडकर ने ही लिखा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर की पत्रिका इनमें से देखें, बहिष्कृत भारत, मूक नायक और प्रबुद्ध भारत। ये तीनों पत्रिकाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू करी गई हैं, जबकि सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का संपादन इसको किया था किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन से, भीमराव अंबेडकर को इनमें से किसका जनक माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी फिलहाल में जो बी एन राव और इनको लेकर के मुद्दा उठा है भीमराव अंबेडकर को लेकर के, तो बी एन राव का बहुत बड़ा योगदान रहा संविधान निर्माण में। ये प्रारूप समिति के सलाहकार, वैसे सारी समितियों के सलाहकार थे ये बी एन राव जी, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कम से कम 7-8 लोग थे और उनके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति ऐसे तमाम प्रकार की समितियां बनाई गई थी जो संविधान का निर्माण करें अलग अलग क्षेत्रों में। तो किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से संविधान का निर्माण नहीं होता है बेटा, इसको मानना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने और कम से कम 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा उस संविधान को बनाने में। इतने दिन तक केवल भीमराव अंबेडकर जी ने मेहनत नहीं की, उन्होंने बहुत सबसे अधिक मेहनत भीमराव अंबेडकर जी ने करी। लेकिन बाकी लोगों के हम जो योगदान है उसको हम नकार नहीं सकते इस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से नकारा जाता है। तो वो उन्होंने भी, जैसे बी एन राव हो गए और आयंगर साहब हो गए, ऐसे तमाम प्रकार के और हैं। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं बहुत सारे लोगों के नाम बता सकता हूँ। बाकी बाबू श्याम सुंदर दास संविधान सभा के अध्यक्ष ही थे। कोई भी मुद्दा आता था तो पहले उन्हीं के पास जाता था, उन्हीं से पहले चर्चा होती थी। जैसे हिंदवी भाषा को लेकर के और हिंदुस्तानी भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, तो ऐसे कोई मुद्दा ये लोग लेकर के आते थे, बताते थे जो है संविधान सभा में। वो संविधान सभा में उस पर बहस होती थी, चर्चा होती थी, उसके बाद में फिर उसको पास किया जाता था। इन समितियों का काम होता था कि अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ें और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हों उसको ला करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है। उनमें प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहते हैं, वो सबसे प्रमुख समिति थी, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी। और उसी इंपॉर्टेंट समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका योगदान संविधान निर्माण में सर्वाधिक रहा। इसीलिए उनको संविधान निर्माण का जनक या संविधान निर्माता या संविधान का, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उनके इतना विद्वान उस समय या तो बी एन राव जी ही थे या फिर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। कानून के सबसे बड़े विद्वानों में से इन्हीं दोनों का नाम आता है, ठीक है। तो इन दोनों की में डिबेट जो चल रही, डिबेट नहीं होनी चाहिए। दोनों महापुरुष हैं, दोनों का बराबर सम्मान करना चाहिए लोगों को, दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे वो समर्ण समाज को भीमराव अंबेडकर जी को एक्सेप्ट करने की बात हो, चाहे वो दलित समाज को बी एन राव जी को एक्सेप्ट करने की बात हो, ठीक है। दोनों लोगों को एक दूसरे का सम्मान करके एक्सेप्ट करना चाहिए। दोनों महापुरुष है, दोनों विद्वान थे, दोनों ने संविधान निर्माण में काफ़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। चले, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक माना जाता है, भारतीय संविधान का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर ने किस बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो बाबा साहब ने किस में भूमिका निभाई थी भैया? भीमराव अंबेडकर जी ने किस बैंक की स्थापना में भूमिका निभाई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक में भूमिका निभाई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को इन्होंने कब अपनाया था? इन्होंने अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक शिक्षा प्रणाली संबंधित है। बेसिक शिक्षा प्रणाली के सर्वे सर्वा हैं कौन? महात्मा गांधी जी। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के जो है यही सबसे सर्वे सर्वा रहे महात्मा गांधी जी। बेसिक शिक्षा की बात वहीं वर्धा सम्मेलन में ही करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया जो होती है वो सर्वांगीण विकास होती है, मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास करती है। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा कि दर्शन अनुभवों की समझ है? किसने कहा कि दर्शन अनुभवों की समझ होती है? जॉन डीबी ने कहा था। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीबी ने ही कहा है। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन एडम्स ने कहा है। ये सब ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं।
प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता, प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता हैं जॉन डीबी साहब। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, विवेकानंद जी बताएं स्वामी जी का नाम जो है वास्तविक नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। इनका जो है इनकी बात कीजिए, इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दंत नहीं दत्त बेटा। ठीक है, तो नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था, विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था, फटाफट से आप बताएंगे। विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर ही युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अभी बताएं, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो है विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी, बताएं। तो स्थापना तो 1 मई 1897 में करी थी, लेकिन आप जन्म के बारे में इनके बारे में बता दीजिएगा। बिल्कुल बताइए, कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। जन्म कब हुआ था उस दिन युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कौन बच्चा कमेंट करेगा। विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं। विवेकानंद जी अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि योग को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब करी थी। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी का नाम है, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण परमहंस की स्थापना मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी 1 मई 1897 में। ठीक है, मुख्यालय इसका है जो है कोलकाता में बेलूर नाम के स्थान पर किया गया था। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को, और ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रयागराज में जन्म होता है। 12 नवंबर 1946 को बनारस में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आपको बता दूं बहुत बड़े विद्वान आदमी थे आप। आपकी फोटो हमारे जो है यहाँ पर लगी भी हुई है, क्योंकि मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया हूँ। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भगवान की तरह इनको मालवीय जी को पूजा जाता है। मालवीय जी का एक भवन बना हुआ है, वहाँ पर इतने ज़बरदस्त तरीके से उस महल को सजाया जाता है। उस जो है सजा मतलब उसमें आके जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। मालवीय भवन की बात की, मालवीय भवन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और वहाँ से जब कोई बच्चा गुजरता है तो पहले जैसे मंदिर के समक्ष प्रणाम करते हैं बच्चे, ऐसे ही जब बीएचयू में आप जाएंगे तो बीएचयू में मालवीय भवन के सामने से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति शीश झुका लेता है, चाहे वो कोई भी धर्म का लोग कहते हैं हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें मुस्लिम भी पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ तक कि हिंदी संस्कृत भी मुस्लिम पढ़ते हैं। अब आप ये सोचिए, हमारे विभाग में जब मैं हिंदी पढ़ रहा था, हमारे विभाग में कम से कम 4 या 5 मुस्लिम थे, एक आध दो ठो मतलब कि यहाँ के पूर्वोत्तर भारत के थे। मतलब तमाम सारे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, दक्षिण भारत के भी आते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी। मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि दी थी किसने बेटा, महात्मा गांधी जी ने दी थी 1909 ईस्वी में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1918 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे मदन मोहन मालवीय जी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, मालवीय जी ने विद्या अर्जन की थी कहाँ से। मालवीय जी ने प्रयाग और कलकत्ता विश्वविद्यालय से विद्या अध्ययन करी थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसने भगवान की कथा सुना करके जीविकोपार्जन किया था। तो मालवीय जी ने भगवान की कथा सुना करके जीविकोपार्जन किया। चंदा बटोर करके बीएचयू जैसे महान संस्था को खड़ा कर दिया, जो आज लाखों छात्रों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। बीएचयू की एक अलग अलग ही स्वैग है। अंदर जाएंगे आप, उसका कैंपस का भ्रमण करना, ओ माय गॉड, इतना जबरदस्त आपको और किसी विश्वविद्यालय में नहीं लगेगा। अंदर बीटी मतलब विश्वनाथ टेम्पल भी है, आप जाइए, सुकून की नींद, वहां पर बैठ करके बच्चे दिन रात पढ़ते रहते हैं। किस सन में मालवीय जी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन करके जनता में देश प्रेम की भावना भरी। ठीक है, बताएं। तो 1907 में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, सनातन धर्म को गति प्रदान करने हेतु लाहौर से प्रकाशित करवाया। लाहौर से प्रकाशित करवाया था क्या, विश्व बंधु अग्रणी पत्र जो है प्रकाशित करवाया। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय भारतीय एकता की मूर्ति बन खड़े हुए हैं। ऐसा कहा था एनी बेसेंट ने। बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, जहां पर खड़े हो जाते थे वहां पर भीड़ लग जाती थी। अगला क्वेश्चन से, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत किसने करी है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। जाति की उत्पत्ति को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, बताइए प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है बेटा, प्रश्न क्या पूछा गया, सभी लोग बताने का प्रयास करें। जाति की उत्पत्ति को लेकर के, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की बात हो रही है।
बताइए। तो जात की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो जात की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत करी थी सेनाटो ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जात के व्यावसायिक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? तो जात के व्यावसायिक सिद्धांत की अवधारणा रॉबर्ट नेसफील्ड ने दी है। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों के आवंटन या लाभ और सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है? उसको लैंगिक बराबरी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में जाति का आधार क्या है? भारत में जाति का आधार है जन्म। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो, चले। जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा था? जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा था? जाति एक बंद वर्ग है डीएन मजूमदार और टी मदान, यानी मजूमदार और मदान ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिंग शब्द का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? लिंग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? सामाजिक क्षेत्र के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे का संचलन होता है? इसको कहा था मिलर और बूक नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक स्तरीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को उच्चता से निम्नता की ओर विभाजित किया जाता है। यह किसने कहा था? उच्च इकाइयों से निम्न इकाइयों में बांटा जाता है। इसको मार्गन एंड मुरे ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर मुरे ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से संबंधित है? डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है किसने कहा? अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, इसको कहा था प्रोफेसर जंटाइल ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है किसने कहा? दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, इस कथन को कहा था जॉन एडम्स ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने किया? शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किया था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो आदर्शवाद के प्रवर्तक भी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है किसने कहा था? पदार्थों के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, इसको कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा दार्शनिक संप्रदाय सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है? बताएं, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है? तो आदर्शवादी विद्वान रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। समस्त सत्ता आत्मा की है, यह कथन किसका है? समस्त सत्ता आत्मा की है, इसको प्रोफेसर हीगल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में देवी एकता है, यही एकता परमात्मा होती है, किसने कहा? इसको कहा था फ्रोबेल नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे, कोई इफ बट नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, किसने कहा? विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, किसने कहा था? जॉन डीबी ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह परिभाषा शिक्षा की किसने दी है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, विवेकानंद जी का कथन है। इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन ड्यूबी ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस कथन को कहा था विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक कौन है? इसके समर्थक रहे बेटा, उनका नाम है क्या? हर्बर्ट स्पेंसर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सभी लोग समर्थन रहे हैं इसके। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली गौशाला के द्वारा की गई थी? बताएं, कौन से दर्शन की खोज जो है मक्खली गौशाला के द्वारा करी गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
बताइए किस दर्शन की खोज मक्खली गौशाला से की गई थी, या मस्करी पुत्र कहते हैं। मक्खली गौशाला को मस्करी पुत्र भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा। आजीवक दर्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। दर्शन शब्द निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है। दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है बेटा। दर्शन शब्द की बात की, दर्शन शब्द प्राचीन यूनानी भाषा का शब्द है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से दर्शन का अर्थ क्या होता है बताएं। दर्शन का अर्थ होता है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन जो होता है प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन का काल नहीं है। देखिए समकालीन अवधि, उत्तर वैदिक काल ये भारतीय दर्शन के काल हैं, जबकि सीमा शुल्क की अवधि ये कोई दर्शन का काल नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। रीता का अर्थ क्या होता है बताएं। रीता का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय आदेश, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन कर्म सिद्धांत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। कर्म सिद्धांत के द्वारा कर्म संस्कार को स्वीकार करते, कर्मफल पुनर्जन्म ये सब कर्म सिद्धांत में आते हैं, भौतिकवाद नहीं आता इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कर्मवाद के बारे में कौन सी रचना बताती है, तो श्रीमद् भगवद गीता बताती है। अगला क्वेश्चन से मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य का बनता है। मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य का कर्म संस्कार बनता है, कर्म संस्कार के हिसाब से पाप और पुण्य बनता है, सी ऑप्शन। भारतीय दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का कारण है। भारतीय दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का कारण होता है कर्म बंधन, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से भारतीय दार्शनिक चिंतन का उद्भव है। भारतीय दार्शनिक चिंतन का उद्भव जो होता है वेदों से माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये बात ध्यान रखेंगे। वेदों को भी कहते हैं, वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्या कहते हैं, श्रुति। श्रुति माने होता है सुनने की परंपरा। ऐसे वेदों, जब वेदों की रचना हुई तब जो है लेखन का विकास नहीं हुआ था, तो इसको लोग याद करके जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहे। अगला क्वेश्चन से निम्न में से कौन वेद नहीं है। इनमें से कौन सा वेद नहीं बताएं, वेद कौन सा नहीं है। वेद की बात की है तो इनमें से देखें, साम वेद एक वेद है, साम वेद यजुर्वेद ये सब वेद हैं, ठीक है, साम वेद यजुर्वेद, और यहाँ पर सभा ने अथर्ववेद कर लीजिएगा। सांख्य दर्शन है, सांख्य वेद नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। वेद है, कितने वेदों की संख्या है, 4, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। सबसे नया वेद होता है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है आस्तिकवाद शब्द का अर्थ है। आस्तिकवाद शब्द का अर्थ होता है ठीक है किसमें, आस्तिकवाद का मतलब होता है भगवान में विश्वास करना, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक सिद्धांत अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है, किसने कही थी। प्रश्न क्या है, आदर्शवाद शब्द की भी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक सिद्धांत अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद से हुई है, तो प्लेटो से हुई है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रश्न है आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति करना, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड के कितने पक्ष हैं। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड के 2 पक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जीवन के लिए किस पाश्चात्य दर्शन का नारा है। जीवन के लिए जो है ज्ञान जीवन के लिए होता है, आदर्शवादी बताते हैं, आदर्शवादी विचारक बताते हैं, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका, कौन सा दर्शन द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है। कौन सा दर्शन द्रव्य से, यानी जो है द्रव्य माने होता है पदार्थों से अधिक जो है मस्तिष्क को वरीयता देता है, तो आदर्शवाद जो है मस्तिष्क को वरीयता देता है, पदार्थ को नहीं। आदर्शवाद के जनक कौन है, प्लेटो आदर्शवाद के जनक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम मूल्य क्या है। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम मूल्य होता है आत्मा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा पाश्चात्य दर्शन शिक्षक को शीर्ष स्थान प्रदान करता है, तो कौन सा पाश्चात्य दर्शन शिक्षक को शीर्ष स्थान प्रदान करता है, आदर्शवाद ही करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम है। प्रकृतिवाद के अनुसार जो है पाठ्यक्रम जो है बाल केंद्रित होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रकृतिवाद सर्वाधिक मानता है, प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वाधिक मानता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन है, प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन होता है प्रकृतिवाद के द्वारा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका, किसके अनुसार सत्यवाह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। सत्यवाह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, किसने कहा था। इसको प्रकृतिवादी विचारक मानते हैं कि सत्य वही है जो आपको दिखाई पड़ता है, जो आपको नेचुरली दिखता है, जो भी जो टीम टाम जो आपका भौतिकवादी समाज जिसमें आपको तमाम सारे पदार्थ वगैरह आप जो दिखते वही सब कुछ है, बाकी कुछ और परम सत्ता वत्ता कुछ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आपका क्या आ चुका है, प्रकृति की और लौटो किसके लिए शब्द है। प्रकृति की और लौटो प्रकृतिवादियों ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
प्रश्न आ चुका है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है अच्छे लक्षणों का विकास करना, आदर्श समाज का निर्माण करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। इनका तीनों लक्ष्य होता है। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर, ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्राकृतिक वस्तुएं ही होती हैं, ये ऑप्शन। प्रयोगवाद किस में विश्वास करता है? प्रयोगवाद जो होता है वर्तमान में विश्वास करता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन के संप्रदाय हैं, दर्शन के संप्रदाय प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, ये सब जो है दर्शन के संप्रदाय ही हैं। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होता है भौतिक संस्कृति, भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति। भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति, मन या आत्मा की बात प्रकृतिवादी नहीं करते हैं, ये भौतिक प्रकृति और मानव प्रकृति की बात करते हैं। यानी डी ऑप्शन, बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हो गए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार मानसिक अनुशासन, मन या आत्मा या मूल्य, इन तीनों का होना चाहिए, डी ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यथार्थवाद विश्वास करता है किसमें? यथार्थवाद वास्तविकता में विश्वास करता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने यह वकालत की कि बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए? किसने यह वकालत करी कि बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए? प्रयोजनवादी मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है? तो कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है? प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका थे, रूसो के काल्पनिक बालक या बालिका सोफी और एमिल थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? रूसो, इनकी पुस्तक का नाम भी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसकी पुस्तक है? जीन जैक्स रूसो की। प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण विधि है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधि कौन सी एक है? प्रोजेक्ट विधि जो है एक शिक्षण विधि है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या है? तो एक लचीलेपन का सिद्धांत है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारतीय अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है बेटा? कौन प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति प्राधिकृत है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। किसमें किया गया बेटा? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। और भाग 3 में किसके बारे में बात की गई? मौलिक अधिकार की। भाग 4 में क्या है? 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी के बारे में है। भाग 3 में जो है 12 से 35 तक अनुच्छेद है, ठीक है। भाग 1 में आप देखते हैं संघ और उसका राज क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अवसर की समानता का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करता है। अनुच्छेद 18 जो होता है उपाधियों को खत्म करता है तमाम सारी। अनुच्छेद 19 आपको कहीं पर विचरण करने की, कहीं पर बसने की, कहीं पर धंधा करने की, कहीं पर सभा करने की, कहीं कोई संगठन बनाने की छूट देता है, कहीं पर आने जाने की छूट देता है। सेकुलर शब्द के आविष्कारक हैं, इसके आविष्कारक हैं जी जे होलियोक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत तत्व नहीं है? तो फैशन सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत तत्व नहीं, बाकी जाति, शिक्षा, व्यवसाय ये सब गतिशीलता के आधारभूत तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध जो है अनुच्छेद 51 से है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस मूल अधिकार को, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किस मूल अधिकार की बात, किस मूल अधिकार को अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय कहा गया? संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है, भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सिगमंड फ्रायड किस मनोलैंगिक अवस्था को लैंगिक संघर्ष, अपराध बोध और चिंता के रूप में देखते हैं? तो उत्तर लैंगिक अवस्था को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के मुख्य गत्यात्मक घटक कौन से हैं? वो हैं अहम, इदम और पराहम, यानी ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार चेतन का स्तर संबंध कितना है? फ्रायड के अनुसार चेतन का स्तर संबंध अहम, ईगो मतलब कि अहम और सुपर ईगो है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सहस्त्राब्दी विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। सहस्त्राब्दी विकास सम्मेलन जो है 2000 में आयोजित किया गया था, 2000 ईस्वी में। ए ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के द्वारा सुझाए गए विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी थी? 8 लक्ष्य रखे गए थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास लक्ष्यों को कब तक पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया था? एसडीजी जिसको कहते हैं, 2030 तक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ 2016 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न संतृप्त विकास की अवधारणा है। संतृप्त यानी सतत विकास की अवधारणा भावी पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए, दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? आधुनिकीकरण का लक्षण सहभागिता, गतिशीलता, सहानुभूति, ये सब होता है। धार्मिक विश्वास नहीं होता। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।